नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। पिछली क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्च 2024 का जो भी करंट अफेयर्स था वो हमने कंप्लीट किया। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी वो हुई थी 24 फरवरी 2024। अब 24 फरवरी के बाद से लेकर और 31 मार्च तक का जो भी हमारा कंटेंट था सुजस ई बुलेटिन के आधार पर उसको हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में, और उसको हमने नाम दिया था मासिक संस्करण। इस मासिक संस्करण में हमने 24 फरवरी से लेकर और 31 मार्च 2024 तक जो भी करंट अफेयर्स रहा सुजस ई बुलेटिन के आधार पर उसको हमने कंप्लीट किया। और पिछली क्लास में मैंने कहा था कि अगली क्लास जो होगी उसमें ऐसे ही हम 1 अप्रैल का मासिक संस्करण रखेंगे और अप्रैल का भी जो सुजस ई बुलेटिन के आधार पर करंट अफेयर्स है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो वो क्लास आज होने वाली है, यानी कि इस क्लास में हम अप्रैल 2024 जिसमें सुजस ई बुलेटिन को आधार बनाते हुए जो भी राजस्थान का करंट अफेयर्स है वो हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद से अब से यानी कि कल से जैसे हमारी पहले रेगुलर क्लास होती थी हर दिन शुरुआत में सुजस ई बुलेटिन जो है न्यूज़पेपर की कटिंग, और उसके बाद फिर हम उसी पर आधार बनाते यानी कि उसी को आधार बनाते हुए जो भी हमारी स्लाइड्स रखते थे उसी तरह से फिर हम रेगुलर कल से इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा पुराना जो भी छूटा हुआ है 24 फरवरी के बाद से जो भी चीज़ मिसिंग थी अब वो आज की क्लास में यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। और अब हम बराबर आ चुके हैं, यानी कि अब हर दिन की क्लास डेली बेसिस पर जैसे पहले होती थी वैसे ही वापस अब कंटिन्यू होने वाली है। आज की क्लास की करते हैं शुरुआत, और आज हम शुरुआत करेंगे सीधा इंडेक्स से। पिछली भी जो क्लास थी जो मासिक संस्करण मार्च 2024 की थी उसमें भी हमने ऐसे ही रखा था, सीधा इंडेक्स से शुरुआत की थी। यानी कि शुरुआत में जो हम न्यूज़पेपर की कटिंग रखते हैं उसको हमने नहीं लगाया था, क्योंकि मासिक संस्करण में 1 महीने का अगर न्यूज़पेपर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें अननेसेसरी स्लाइड की संख्या बढ़ जाएगी। हर दिन की जो क्लास होती है उसमें वापस हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में वैसे ही हम पढ़ते हैं इंडेक्स, देखते हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला है आओ बूथ चलें अभियान। वैसे भी इस महीने में यानी कि अप्रैल 2024 इस महीने में बहुत ज़्यादा नई चीज़ें आई नहीं है, यानी चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है, उस वजह से नई कुछ योजनाएं कुछ घोषणाएं हुई नहीं है, कुछ पुरानी योजनाओं में भी नया कोई अपडेट हुआ नहीं है। केवल निर्वाचन आयोग द्वारा या राजस्थान में जो निर्वाचन विभाग है उसके द्वारा ही कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, या कोई नई मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है निर्वाचन आयोग द्वारा, या फिर इस विभाग द्वारा कोई नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, या कहाँ कितना मतदान हुआ, या पुरुष मतदान कितना रहा, महिला मतदान कितना रहा, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई, इस तरह की चीज़ें ही इस पूरे महीने में आपको ज़्यादा मिलेंगी। नई जानकारियां कुछ कम है, यानी कि चुनाव पर आधारित ही जानकारियां आज की क्लास में ज़्यादा रहेंगी। तो देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले आओ बूथ चलें अभियान, दूसरा है मैं भारत का मतदाता प्रतियोगिता, ये भी निर्वाचन आयोग द्वारा ही आयोजित की गई। सप्तरंगी सप्ताह, ये भी चुनाव से संबंधित ही जानकारी है। एपिक कार्ड, या जिसको सामान्यतः वोटर ID कार्ड बोलते हैं, यदि ये नहीं है तो इसके अलावा भी कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो आप चुनाव के लिए मान्य होंगे, यानी कि आप वोटिंग में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। होम वोटिंग की सुविधा राजस्थान में पहली बार शुरू की गई थी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी ये सुविधा दी जा रही है, जिसमें पात्रता इस बार क्या रखी गई है कि 85 वर्ष से अधिक आयु का मतदाता या 40% से अधिक दिव्यांगता वाला दिव्यांग मतदाता। जबकि जब पहले ये लाई गई यानी विधानसभा चुनाव में तब ये कंडीशन अलग थी, वहाँ 80 वर्ष रखी गई थी, 40% ही रखा गया था, और कोविड ग्रसित मतदाता भी उसमें शामिल था, यहाँ उनको नहीं शामिल किया गया है। फिर है स्वीप कार्यक्रम, ये भी निर्वाचन आयोग का ही कार्यक्रम है। इसके बाद है सी विजिल मोबाइल ऐप, जो किससे संबंधित है, यदि आदर्श आचार संहिता का कहीं उल्लंघन होता है तो उसकी शिकायत इस पर की जा सकती है, और इसके बाद 100 मिनट के अंदर उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन की एक पहल थी जिसको नाम दिया गया वोट पाती। अब इसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि एक ही दिन में इतनी सारी ये चिट्ठियां लिखी गई। वोट पाती दरअसल क्या था कि स्कूल के बच्चों के द्वारा अपने माता पिता को चिट्ठी लिखी गई, और उस चिट्ठी में ये आग्रह किया गया कि आप मतदान करने अवश्य जाएं। अब इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इसको देखेंगे। फिर एक ऐप है जिसका नाम है वोट क्यू ट्रैकर ऐप।
इस ऐप से हम क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं ये समझेंगे आज की क्लास में। लोकसभा चुनाव 2024 हेतु राजस्थान में जो मतदान हुआ इसके कुछ आंकड़े, यानी कि कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, न्यूनतम कहाँ रहा, महिला मतदान कितना, पुरुष मतदान कितना, इस तरह के कुछ आंकड़े देखेंगे। फिर एक नई जानकारी है द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024, इसको समझेंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्यों के समय में परिवर्तन किया गया है, इसको जानेंगे। फिर है वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप। फिर लास्ट में है पोस्टल बड्डी सुविधा ऐप। यानी ये सब हमारे इंडेक्स में जो जानकारी हैं दी गई हैं, इन्हीं को हम डिटेल में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। करते हैं शुरुआत। सबसे पहले आओ बूथ चलें अभियान। तो नाम से आपको पता चल रहा है कि मतदाता को जागरूक करने के लिए, उनको मतदान केंद्र तक लाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया, जिसका नाम रखा गया आओ बूथ चलें अभियान। लोकसभा आम चुनाव 2024 में राज्य के, यानी कि राजस्थान के जो वोटर हैं, उनमें से प्रत्येक मतदाता तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर मतदाता पर्ची और एक मार्गदर्शिका देकर मतदान दिवस पर, जिस दिन चुनाव जहां होना है वहां उनको आमंत्रित किया जाए वोट डालने के लिए। इसके लिए जो कार्यक्रम चलाया गया उसका नाम रखा गया आओ बूथ चलें अभियान। अब इस अभियान के तहत क्या होगा कि मतदान वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कुछ विशेष कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाएंगे। जैसे पहले चरण का जो मतदान है राजस्थान में कब हुआ, 19 अप्रैल। अब इसके लिए, यानी कि पहले चरण के मतदान के लिए जो अभियान की तिथि है वो रखी गई कब, 7 अप्रैल और 14 अप्रैल को यह अभियान चलाया गया। और दूसरे चरण के मतदान के लिए, दूसरे चरण का मतदान कब था, 26 अप्रैल। अब इसके लिए जो अभियान चलाया गया उसकी तिथि रखी गई कब, 14 अप्रैल और 21 अप्रैल। क्या होगा इस दिन, मतदान केंद्रों पर मतदाता मार्गदर्शिका और मतदाता पर्ची, इनका विवरण सहित अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। साथ ही मतदान केंद्र पर एक सेल्फी पॉइंट भी लगाया जाएगा। आजकल ट्रेंड में है, लोग वोट डालने के बाद सेल्फी लेते हैं और जो इंक लगाई हुई है, यानी कि मतदान के बाद उसके साथ सेल्फी ली जाती है। साथ ही यहाँ बेस्ट सेल्फी को भी सम्मानित किया जाएगा। अगली जानकारी है मैं भारत का मतदाता प्रतियोगिता, जिसका आयोजन किया गया 19 अप्रैल 2024। किस जिले में, तो हनुमानगढ़ जिला प्रशासन द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका भी उद्देश्य वही है, मतदान प्रतिशत बढ़ाना और मतदाताओं को जागरूक करना। तो जिले में जो सभी आयु वर्ग के मतदाता हैं, अब इसमें न्यूनतम आयु सीधी सी बात है 18 वर्ष होनी चाहिए। तो सभी आयु वर्ग के, क्योंकि मतदाता के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, तो सभी आयु वर्ग के मतदाताओं द्वारा मतदान दिवस 19 अप्रैल को इस जिले में मतदान था। इसके बाद इंक के साथ, जो उंगली पर इंक लगाई जाती है मतदान के बाद, उसके बाद सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर ये अपलोड करनी होगी। कार्यक्रम का नाम है मैं भारत का मतदाता, और इस सेल्फी को CEO राजस्थान एवं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ को टैग करते हुए अपलोड करना होगा, और जो सर्वश्रेष्ठ सेल्फी होगी उसको सम्मानित किया जाएगा। फिर अगली जानकारी चुनाव से संबंधित ये है सप्तरंगी सप्ताह। पहले भी हमने पढ़ा था, विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजस्थान में सप्तरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। 7 रंग जैसे होते हैं और सप्ताह के 7 दिन, ऐसे ही 7 दिन अलग अलग कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए और अलग अलग वर्ग के जो मतदाता हैं उनको लक्षित करते हुए अलग अलग थीम के साथ कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसको नाम दिया गया सप्तरंगी सप्ताह। अब कब से कब है ये, 10 अप्रैल से शुरू हुआ और 16 अप्रैल तक 7 दिन चला। अलग अलग थीम के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का इसमें आयोजन किया गया। अब एक टेबल फॉर्मेट में हम देखते हैं कि किस दिन किस मतदाता को लक्षित करते हुए कौन सी थीम के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। जैसे कि 10 अप्रैल 2024, इस दिन आदिवासी, ट्रांसजेंडर और समाज की मुख्य धारा से जो पिछड़े हुए मतदाता हैं इनको लक्षित करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थीम रखी गई हम भी नाचेंगे गाएंगे, वोट डालकर आएंगे। अगले दिन यानी कि 11 अप्रैल 2024, इस दिन जो श्रमिक वर्ग है मतदाताओं का उनको लक्षित किया गया और कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी थीम रखी गई उंगली पर निशान राष्ट्र के नाम। तीसरे दिन यानी कि 12 अप्रैल 2024 को घुमंतु वर्ग और जो ट्रांसजेंडर मतदाता हैं इनको लक्षित करते हुए कर्तव्य पथ पर राष्ट्र हित में नामक थीम के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसे ही 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल यानी कि बाकी के जो आगे 4 दिन हैं उन चारों दिन अलग अलग वर्ग के मतदाता, जैसे कि चौथे दिन दिव्यांगजन,
5वें दिन यूथ तथा शहरी मतदाता, 6ठे दिन महिला मतदाता और 7वें दिन नैतिक व सूचित मतदान हेतु जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके लिए अलग अलग थीम रखी गई। दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए रखी गई हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम। यूथ और शहरी मतदाताओं के लिए रखी गई मानवाधिकार का प्रयोग करेंगे, वोट करेंगे, वोट करेंगे। इसके बाद महिला मतदाता वर्ग के लिए रखी गई वोट करूंगी तभी तो बढ़ूंगी। और लास्ट में नैतिक व सूचित मतदान में जागरूकता लाने के लिए जो थीम रखी गई उसका नाम है लालच पर होगी चोट, सोच समझकर करेंगे वोट। यानी कि सतरंगी सप्ताह 7 दिन आयोजित किया गया। शुरू कब हुआ था? 10 अप्रैल को और कब तक चला? 16 अप्रैल 2024 तक। अगली जानकारी, वोटर आईडी कार्ड यदि नहीं है, जिसको कहा जा रहा है एपिक, यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, अगर ये नहीं है तब भी आप मतदान कर सकते हैं। मतदाता पर्ची में, मतदाता सूची में यदि आपका नाम है तो आप मतदान कर सकते हैं, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब भी। लेकिन उस दिशा में, यानी उस दशा में आपको कौन कौन से अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे? तो कुल मिलाकर 12 अन्य दस्तावेज हैं, जिनके नाम है आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर यूनिट यानी कि पीएसयू, इन कंपनियों के द्वारा अपने कर्मचारियों को जो आईडी कार्ड दिया जाता है जिस पर उसका फोटो भी लगा होता है, या आप ये वाला कार्ड दिखा सकते हैं। बैंक डाकघर की जो पासबुक है जिसमें फोटो भी आपका होना चाहिए, वो भी आप दिखा के वोट डाल सकते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक और एमएलसी द्वारा जारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी किया गया यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, इनमें से किसी के द्वारा भी आप मतदान कर सकते हैं। फिर अगली जानकारी है होम वोटिंग। शुरुआत में मैंने कहा था कि इसकी शुरुआत हो चुकी थी राजस्थान में, जब विधानसभा चुनाव हुए नवंबर में, तभी से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब यही सुविधा लोकसभा चुनाव में भी दी जा रही है। इसके लिए पात्र कौन कौन है? तो 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता या फिर 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाता इसके तहत पात्र होंगे। अब ये सुविधा अनिवार्य नहीं है, विकल्प के तौर पर दी जाएगी। यानी कि ये जो पात्र मतदाता हैं, इनके पास ऑप्शन है, ये चाहें तो इस सुविधा को चुनें, और यदि ये नहीं चाहते हैं तो ये मतदान केंद्र पर जाकर भी मतदान कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या? यदि ये इस विकल्प को चुनते हैं तो इनको एक फॉर्म भरना होगा जिसका नाम है फॉर्म 12D। ये भरकर इनको बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ के पास जमा कराना होगा। फिर इनके दस्तावेज की यानी कि जांच की जाएगी, और यदि ये उसके योग्य हैं तब इनको होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। अगली जानकारी है सी विजिल मोबाइल ऐप। विजिल शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, विजिलेंस सुना होगा, यानी निगरानी के संदर्भ में ये शब्द आता है। अब यहाँ किस पर निगरानी की जा रही है? तो यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके उल्लंघन संबंधी जो मामले हैं उन पर निगरानी की जा रही है निर्वाचन आयोग द्वारा। यानी कहीं भी अगर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है, आम व्यक्ति कोई भी उस जगह का या उस घटना का फोटो लेकर या फिर एक वीडियो बनाकर इस एप्लीकेशन पर, इस मोबाइल ऐप पर अपलोड कर सकता है, और उसके अपलोड करने के बाद 100 मिनट के अंदर उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उद्देश्य क्या है? आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना। कोई भी व्यक्ति एंड्रॉयड आधारित इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, और जब ये, पहली बात यह है कि ये ऐप तभी कार्यरत होगी और उन्हीं क्षेत्रों में कार्यरत होगी जहां निर्वाचन होना है, यानी राज्यों की भौगोलिक सीमा के अंदर ही काम करेगी जहां चुनाव होना है। जहां चुनाव नहीं है वहां ये ऐप काम नहीं करेगी। तो इसमें कोई भी फोटो जहां आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है या फिर 2 मिनट तक का कोई वीडियो बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपलोड करेंगे उसके बाद उसके 100 मिनट के अंदर उस पर कोई ना कोई कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगला कार्यक्रम भी निर्वाचन आयोग का ही है, जिसका नाम है स्वीप कार्यक्रम। इसकी फुल फॉर्म दी गई है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्रोग्राम। संचालक है इस कार्यक्रम का भारत निर्वाचन आयोग। उद्देश्य वही है, मतदाताओं को निर्वाचन के प्रति जागरूक करना। प्रारंभ हुआ था कार्यक्रम सबसे पहले वर्ष 2009 में। फिर एक नई जानकारी है कि हनुमानगढ़ की वोट पाती
इसके नाम एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। क्या हुआ था यहाँ, तो 81,220 विद्यार्थियों ने एक पाती लिखी यानी एक चिट्ठी लिखी और ये अपने माता पिता के नाम लिखी, इसी को वोट पाती कहा गया। अब इतने सारे विद्यार्थियों ने एक ही समय पर एक ही उद्देश्य के साथ एक चिट्ठी लिखी और ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। कब लिखी गई है, 16 अप्रैल 2024 को, एक ही दिन, एक ही समय, एक ही घंटे में 81,220 वोट पाती लिखी गई। अब जिसका उद्देश्य क्या था कि मतदाताओं को जागरूक करना, और उसमें भी विद्यार्थियों द्वारा, स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा अपने माता पिता को चिट्ठी लिखी गई, यानी कि वो जो वोट डालने जाएंगे उनको जागरूक करना। इसी कारण इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन इसके प्रोविजनल सर्टिफिकेट द्वारा, यानी कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट इसको प्राप्त हुआ है। उद्देश्य क्या था, 100% मतदान की ओर कुछ प्रयास करना, जिसके लिए ये पाती लिखवाई गई थी। अगली एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है वोट क्यू ट्रैकर ऐप। इससे क्या होगा कि जिस दिन चुनाव होना है उस दिन आप घर बैठे ये पता कर सकते हैं कि वहाँ मतदान केंद्र पर कितनी भीड़ अभी है, यानी कि लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, अभी आपको जाना ठीक है या नहीं, यानी ऐसा नहीं कि अभी आप पहुँचे आपको 3-4 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। इस तरह की सारी जानकारी आप यहाँ ट्रैक कर सकते हैं। किस पर, वोट क्यू ट्रैकर ऐप के माध्यम से। और ये पूरे राजस्थान में नहीं, ये केवल जयपुर क्षेत्र में, जयपुर का जो लोकसभा क्षेत्र है वहीं ये सुविधा दी गई थी। तो लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत मतदान दिवस जयपुर में कब था, 19 अप्रैल। तो जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को एक सुविधा दी गई। इसमें क्या क्या शामिल था इस क्षेत्र के अंदर, यानी जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, इसमें शामिल सभी 8 विधानसभा क्षेत्र, इसके साथ साथ जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, इस तरह से कुल 9 विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल थे। इन 9 विधानसभा क्षेत्रों के जो मतदाता हैं इनको ये सुविधा दी गई। कौन सी, वोट क्यू ट्रैकर ऐप। अब इस ऐप से क्या होगा कि घर बैठे ही आप ये पता कर सकते थे कि मतदान केंद्र पर कतार में मौजूद मतदाताओं की संख्या कितनी है। यानी आपका काम भी खराब ना हो, ऐसा ना हो कि आपको दिन में कोई काम है और आप चले गए मतदान करने और वहाँ 3-4 घंटे आपको लग गए केवल इंतजार करने में। तो ऐसी असुविधा से बचने के लिए ये एक नवाचार है, जयपुर जिले में शुरू किया गया, जिससे आप देख सकते हैं कि भीड़ कब कम है, लाइन कब छोटी है, तभी आप जाकर वोट डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, मतदाता स्वयं के विधानसभा क्षेत्र और उसके भाग संख्या को सिलेक्ट करके अपने बूथ पर वोटर्स की संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। अगली जानकारी है कि लोकसभा चुनाव 2024 जो राजस्थान में मतदान अब संपन्न हो चुका है, इसके कुछ आंकड़े हैं। जैसे कि कुल मतदान कितना हुआ, 62.10। ये राजस्थान की जितनी भी लोकसभा सीट हैं कुल कितनी हैं, 25। इनका औसत मतदान कितना रहा इस बार, 62.10। शुरुआत में जो पहले चरण में मतदान हुआ था तब ये मतदान प्रतिशत था 58.28, यानी शुरुआत में कम था। और जो दूसरा चरण जिसमें 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ था तब ये थोड़ा बढ़ा और कितना हुआ, 65.52। लेकिन फिर भी 2019 की तुलना में कम रहा। 2019 में कितना था, 66.34, यानी लगभग 4% कम रहा। कब, 2019 की तुलना में अब 2024 में। अब इसमें भी सर्वाधिक मतदान प्रतिशत कौन से लोकसभा क्षेत्र में रहा, तो ये रहा बाड़मेर में। न्यूनतम मतदान प्रतिशत किस लोकसभा क्षेत्र में रहा, तो ये रहा करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में। अब यहाँ एक नोट दिया गया है कि कुछ लोकसभा क्षेत्र जिनकी संख्या 8 है ऐसे भी रहे जहां महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। अब इनके नाम कौन कौन से हैं, चूरू, सीकर, जालौर, बांसवाड़ा, झुंझुनू, पाली, उदयपुर और राजसमंद। ये कुल 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे रहे जहां महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक वोट किया। फिर अगली जानकारी है द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024 कब से कब आयोजित होगा, 5 से लेकर 7 मई 2024, यानी कि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। आयोजन होगा इसका जयपुर में। ये द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का 13वां संस्करण है। इसका पहला संस्करण शुरू हुआ था वर्ष 2008 में। इसका आयोजक कौन है, तो राजस्थान पर्यटन विभाग इसका आयोजन करता है और इसीलिए इसका उद्देश्य भी क्या है, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो तीनों दिन क्या क्या होगा, इसमें सबसे पहले दिन वेड इन इंडिया एक्सपो, इसका आयोजन किया जाएगा। यानी आजकल एक ट्रेंड चल रहा है वेडिंग डेस्टिनेशन,
डेस्टिनेशन वेडिंग। अब इसमें क्या है, किसी खास स्थान पर जाकर लोग शादियां करते हैं, तो राजस्थान सरकार का जो पर्यटन विभाग है ये भी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ राजस्थान में शादियां करें, जिससे क्या होगा, यहाँ का पर्यटन प्रमोट होगा। अब राजस्थान सरकार भी चाहती है जैसे कि जैसे यहाँ का टूरिज्म प्रमोट होगा तो यहाँ की इकोनॉमी भी डेवलप होगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन क्या कार्यक्रम रखा गया, वेड इन इंडिया एक्सपो। फिर इसके बाद 6 और 7 मई को क्या कार्यक्रम रखे गए, तो जयपुर का सीतापुरा जहाँ जेईसीसी हॉल है, यहाँ एग्जीबिशन प्रदर्शन रखा गया है राजस्थान के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए। साथ ही इसमें राजस्थान के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु और उड़ीसा का जो पर्यटन विभाग है ये भी सहभागिता कर रहा है। राजस्थान के कई संगठन भी इसमें भाग ले रहे हैं, जैसे कि फिक्की, ये फिक्की है, इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान। इस तरह कई सारे संगठन इसमें भाग ले रहे हैं। ये सभी संगठन पर्यटन से जुड़े हुए हैं। फिर है महात्मा गांधी नरेगा योजना। अब इसमें जो कार्यों का समय है ये परिवर्तित किया गया है। क्यों परिवर्तित किया गया है, राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब गर्मी को देखते हुए अब कार्य का जो समय है पूरे दिन ना रखकर उसको परिवर्तन किया गया है। कब, अब ये सुबह 6 बजे से ही काम शुरू हो जाएगा नरेगा में, और कब तक चलेगा, दोपहर 1 बजे तक, और इसमें बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया जाएगा। 6 बजे से लेकर 1 बजे तक ये कार्यक्रम, यानी कि अब ये इसमें जो कार्यों का समय है रखा गया है। और ऐसी व्यवस्था कब तक चलेगी, 15 जुलाई तक फिलहाल यही टाइम रहेगा। उसके बाद आगे मौसम को देखते हुए आगे कुछ भी परिवर्तन किया जाएगा। फिर है वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें क्या होगा कि मतदाता अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, इस तरह के विवरण इसमें दर्ज कर मतदाता जो सूची है उसमें क्रम संख्या, मतदान केंद्र का नाम, पता, ये सभी विवरण इसमें देख सकता है। यानी कि किसी भी वोटर को क्या क्या हेल्प चाहिए तो उसके लिए जो ऐप डेवलप की गई है उसका नाम है वोटर हेल्पलाइन ऐप। फिर है पोस्टल बड्डी सुविधा पोर्टल। पोस्टल बड्डी का मतलब क्या है, बड्डी यानी कह सकते हैं दोस्त आप। पोस्टल का मतलब क्या है, मतदान के 2 तरीके हैं, या तो ईवीएम के माध्यम से या फिर आप पोस्टल बैलेट पेपर के माध्यम से। अब ये पोस्टल बड्डी सुविधा ऐप क्या करेगा कि ऐसी मतदान प्रक्रिया जिसमें मतपत्र के माध्यम से मतदान हो रहा है उनको इसमें सुविधा दी गई है कि जैसे राजस्थान निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी और आसान बनाने के क्रम में ये मोबाइल ऐप विकसित की, जिसका नाम क्या रखा गया, पोस्टल बड्डी सुविधा पोर्टल। किसने इस पोर्टल को डेवलप किया, मोबाइल ऐप नहीं है, सॉरी, क्या है, पोर्टल है। ये डेवलप किसने किया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र श्री गंगानगर द्वारा इसको डेवलप किया गया। अब इसके माध्यम से होगा क्या, तो जो डाक मतपत्र हैं यानी कि पोस्टल बैलेट जो है, बैलेट पेपर जो है, इसके माध्यम से जो वोट डालते हैं तो आवेदन करने से लेकर और मतदान करने तक की पूरी प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकेगी। किसमें, इस सुविधा पोर्टल के माध्यम से। 2 तरह से मतदान होता है, एक तो आप ईवीएम का बटन दबा के करते हैं, सामान्य जनता के लिए वही ऑप्शन है। ये कुछ खास लोगों के लिए है। अब खास लोगों से मतलब कोई वीआईपी से मतलब नहीं है, जैसे कि होम वोटिंग की सुविधा जिनको दी गई है वो भी बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करेंगे, वो भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग करेंगे। या कुछ कर्मचारी जो कि निर्वाचन प्रक्रिया में लगे हुए हैं वो भी बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग करेंगे। अब इस प्रक्रिया को भी ऑनलाइन ट्रैक कैसे किया जा सके, इसके लिए ये सुविधा पोर्टल डेवलप किया गया, जिसका नाम है पोस्टल बड्डी। समझ में आई बात। और इसी के साथ ही अप्रैल 2024 इसका भी जो मासिक संस्करण था ये भी आज यहाँ समाप्त हुआ। आपने देखा कि बहुत सारी कुछ नई जानकारियां इसमें नहीं थी, क्योंकि पूरे महीने में चुनाव प्रक्रिया ही चलती रही है राजस्थान में। चुनाव से संबंधित ही या तो कोई पोर्टल या कोई नई एप्लीकेशन या फिर निर्वाचन आयोग के कोई नवाचार, यही लगातार चर्चा में बने हुए थे। पिछले 2 महीने का जो हमारा करंट अफेयर्स बीच में छूटा था, क्लास में बीच में ब्रेक आया था 24 फरवरी के बाद से, तो आज की क्लास में वो कंप्लीट हो गया है। यानी कुछ भी पार्ट आपका बीच में अब छूटा नहीं है। मार्च और अप्रैल मासिक संस्करण नाम से 2 क्लासेज में हमने वो चीज़ें कंप्लीट की हैं। अब यानी कि नेक्स्ट डे से, आज 1 मई है और अगले तारीख से यानी कि 2 मई से कह सकते हैं आज से ही अब ये चीज़ हम रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि पहले हर दिन की न्यूज़ बुलेटिन के आधार पर हम जो क्लास करते थे, अब उसको हम वापस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।